अभी सूरज नहीं डूबा, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अरे मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आधारभूत समानुपातिक परिमेय यानी दोस्तों बीपीटी, जिसको हम लोग बीपीटी या फिर थेल्स परिमेय के नाम से भी जानते हैं, इसको कैसे सिद्ध करें इसके बारे में बताऊंगी। तो आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बहुत सी परीक्षाओं में दोस्तों इससे क्वेश्चन हल होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये होता क्या है और इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे और इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे। तो आइए हम आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, ये जो बीपीटी परिमेय है वो कहता क्या है, ठीक है। अब वो बीपीटी आखिरकार लगेगा कहाँ पे, तो वो ये बातें यहाँ पे मैंने लिखी है कि यदि किसी समांतर त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। दोस्तों देखिए, हम आपको बता देते हैं बीपीटी का प्रयोग होगा कहाँ। देखिए, जब एक त्रिभुज दिया हो और उसकी दो भुजाओं पे भिन्न भिन्न, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि अन्य दो भुजाओं पे भिन्न भिन्न बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हो तथा तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग बीपीटी का प्रयोग करते हैं। अब बीपीटी होता क्या है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस ये जो बोल रहा है, इस ये जो कथन कहा गया है इसके मुताबिक हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का, अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं। बन गया दोस्तों त्रिभुज, ए नाम दे देते हैं बी सी, ये तो हमारा त्रिभुज है। अब चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, चाहे जो भुजा, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, आपकी जिसकी मर्जी उसके समांतर। अब समांतर आप जानते होंगे कि समांतर उस भुजा को हम लोग कहेंगे, अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया समांतर, ये दोनों समांतर क्यों हैं दोस्तों जानते हैं, ये अगर इसको ऐसे आगे बढ़ाते इसको भी बढ़ाते, इसके बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी, किसी भी हालात में कम नहीं होने वाली है। जब ऐसी ही दो रेखाएं निरंतर आगे बढ़ती रहे, ना तो वो कभी मिले और ना ही उनके बीच की दूरी घटे और बढ़े, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा का नाम देते। तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर, देखिए एक भुजा के समांतर, देखिए हमने इसके समांतर खींचा और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई है ना, देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी ई, खींची गई है। तो अन्य दो भुजाएं, अब जो ये भुजाएं हैं ये समानुपात में बट जाती है, यानी क्या हो जाएंगी, ए डी बटे में डी बी इक्वल ए ई बटे में ई सी। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोग को लिख के बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिखा जाता है दिया है, कि हमें आखिरकार क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, दिया है में लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तो बना है ना यहाँ पे, हाँ, त्रिभुज ए बी सी जिसमें एक रेखा डी ई कॉमा बी सी के समांतर ए बी को डी तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर दोस्तों अर्थात मतलब डायरेक्ट एक शब्द में मतलब लिख दे रहे हैं, दिया है हमें डी ई पैरेलल बी सी, बोला है ना कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो डी ई पैरेलल
BC। इतना दोस्तों हमें दिया है में लिखना होगा। अब देखते हैं इस दिया है के बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे बोला तो ये अन्य दो भुजाएं, एक भुजा ये एक भुजा ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाती है। तो अनुपात में बटने का क्या मतलब है कि AD बटे में DB इक्वल AE बटे में EC। ये इससे इस इतने कथन का तात्पर्य दोस्तों यहाँ ये निकला है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग रचना लिखते हैं। इसमें दोस्तों आपको रचना भी करना है। रचना लिखते हैं। रचना में लिखिएगा दोस्तों कि BE तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया तथा EF लंब AB, EF लंब AB तथा देखिए EF लंब AB और दोस्तों GD लंब AC खींचिए। ठीक है, खींचिए। इतना दोस्तों ये हमारी रचना है। अब हम लोग उपपत्ति शुरू करते हैं। यहाँ रचना कर लेते हैं। देखिए BE को मिलाया, DC को मिलाया, मिला दिया। उसके बाद कह रहा है कि EF लंब, ये लंब जहाँ बनता है दोस्तों 90 डिग्री का कोण, EF लंब AB। ये देखिए EF लंब किस पे हो गया? AB पे हो गया। और DG लंब किस पे हो गया? AC पे। ये दोस्तों हमारी हमने रचना भी कर लिया। अब हम लोग उपपत्ति करते हैं। क्या करते हैं? चलिए उपपत्ति में सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर का लेंगे। फिर एक बार इधर का, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लिखिए उपपत्ति में लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम पहले ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब देखिए, अब आप बताइएगा। इतना लिख दिए दोस्तों। ये देखिए यहीं से लिखा गया है। हमने क्या बोला था कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ये बड़ा वाला त्रिभुज दोस्तों, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ना, ये। उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ये देखिए लिए गए ना, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। अभी देखिएगा। तो आप बताइए, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का एरिया इक्वल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब दोस्तों आधार और हाइट। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ एक 1/2 हो गया। अब आधार क्या होगा किस त्रिभुज का? ADE का। तो ADE आधार दोस्तों क्या होगा? AD होगा, क्योंकि लंब इसी पे गिरा है। तो AD हो गया और ऊंचाई क्या हो जाएगी? EF हो जाएगी, या फिर FE। अब त्रिभुज BDE में, तो ये BDE में, तो दोस्तों इसका आधार क्या होगा? त्रिभुज BDE का आधार होगा दोस्तों हमारा BD। ये त्रिभुज का आधार होगा BD इंटू। अब दोस्तों यदि कोई ऐसा त्रिभुज बना हो ना, तो इसकी हाइट क्या होती है? देखिए, यदि कोई ऐसा त्रिभुज ड्रा हो तो इसकी हाइट होती क्या है दोस्तों, कि ऐसे इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे, उसके बाद जो मिलाएंगे यही हाइट होगी। तो ये हाइट देखिए, त्रिभुज बना, जब ऐसे ऐसे इसको बढ़ा के यहाँ मिलाएंगे तो हाइट तो फिर हमारी F और E ही होगी। तो यहाँ भी हाइट हमारी FE होगी। तो इसको काट दिया दोस्तों। अब आएगा हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल AD बटे में BD। समीकरण
फर्स्ट। अब आइए समीकरण सेकंड हल करते हैं। चलिए यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं, बार बार कहाँ से देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी 90 डिग्री को इसको मिलाया। और देखिए अभी तक तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेने पर अब हम इधर का लेंगे दोस्तों, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए, त्रिभुज है ना दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ई, चाहे सी ई डी कह दीजिए चाहे डी ई सी कुछ भी लिख लीजिए हम, तो हम लिख लेते हैं डी ई सी, ये इधर से लिया डी ई सी। अब बताइए 1/2 ए डी ई लिए है ना, ए डी ई, यही फिर लेकिन अब हमें इधर का लेना है दोस्तों, हमने क्या बोला था अब इधर का लेंगे। तो अब ये हमारा आधार होगा ए ई, और ऊंचाई हमारी ये जो लंब है डी जी। अब यहाँ पे 1/2 और इसका आधार दोस्तों क्या होगा, इसका आधार अब हमारा इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ई सी, इसी होगा ना। और इसकी हाइट जब ऐसे इसको ऐसे ऐसे हम बढ़ाएंगे और यहाँ से मिल देंगे तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, डी जी हो जाएगी। तो ये गया और ये गया ना। अब इसको लिखेंगे एरिया और त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी इक्वल आएगा ए ई बटे में ई सी, समीकरण सेकेंड। ये इतना समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम आपको एक नियम बताते हैं दोस्तों, ध्यान रहे कि जब एक ही आधार, जब दो समांतर रेखाएं हो, कैसी रेखाएं हो, समांतर, और एक ही आधार से जितने भी त्रिभुज बनेगा उन सब का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों आधार एक ही होगा। देखिए हम एक ही आधार से बना रहे, तो इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसे ही आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि ये देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, और ये देखिए एक ही आधार पे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पर त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अब ऐसे लिख लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। इतना बात समझ में आया दोस्तों। हाँ, इसको समीकरण थर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण थर्ड कर दिया। चलिए अब दोस्तों समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने पर, चलिए समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने पर, चलिए मतलब दोस्तों पहले हम इसको समीकरण सेकंड लिख लें। यही समीकरण सेकंड है दोस्तों, देखिए मैंने लिख लिया है। तो अब आप बताइए जहाँ पे डी ई सी, यहाँ पे है ना डी ई सी बराबर बी डी ई, तो जहाँ पे डी ई सी है यहाँ त्रिभुज डी ई सी, ठीक है। तो जहाँ पे डी ई सी है वहाँ पे हम बी डी ई रख सकते हैं, क्योंकि भाई बराबर है तो रख सकते हैं, यहीं पे रख दीजिए मान। इधर इतना ही रहेगा। अब इसको समीकरण फोर्थ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फोर्थ हो गया। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट व फोर्थ से, समीकरण फर्स्ट व
फोर्थ से। अगर आपको याद हो दोस्तों तो जमी अब हम लिख ही देते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट पहले लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ इक्वल लगा के दोस्तों ए डी बटे में बी डी, ये हमारा समीकरण क्या था, फर्स्ट था। ये देखिए यहाँ फोर्थ लिखा हुआ है ना। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, और यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप ही हो जाएगा। तो ऐसे लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट व फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हो जाएगा दोस्तों ए ई बटे में ई सी बराबर ए डी बटे में बी डी। इसको आप इसको आगे इसको पीछे कर भी लिख सकते। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये हमारा था थेल्स परिमेय। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा दोस्तों। यदि समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए। फ़िलहाल अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।